अर्थ और इसके योजना के प्रमुख बिंदु। हिंदी सीखने का जो अर्थ है और उसकी योजना का जो प्रमुख बिंदु है, हम उसके हिंदी सीखने का अर्थ और इसके योजना के प्रमुख बिंदु, क्यों हम हिंदी सीखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हिंदी भाषा को सिंधु सभ्यता से जोड़कर उसे आगे बढ़ाया गया, इसलिए इसको सिंधु से हिंदी हो गया। सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदी हुआ। यह भाषा इतनी मजबूत होती गई कि सभी भाषाओं के एकाकार करने में, सभी भाषाओं को जोड़ने के काम को एक यही हिंदी भाषा है जो आगे बढ़ाया है। किसी भी भाषा से इसे कोई परहेज नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हिंदी भाषा इतनी मजबूत भाषा हो गई कि आपके देश ही नहीं, विदेशों में भी इस भाषा का बोलबाला हो गया। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जब किसी भाषा को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वह भाषा उसके लिए अगर मातृभाषा से मिलता हुआ हो तो उसे कठिनाई नहीं होती, लेकिन वही भाषा जो उसके लिए बाद में प्रयुक्त होता है तब उसके लिए उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उसे वह ठीक ढंग से समझता नहीं है और उस भाषा में उसे पढ़ने में अत्यंत कठिनाई होती है। हम हिंदी सीखने का अर्थ और इसके योजना के प्रमुख बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जब हिंदी सीखने की योजना का हम प्रतिपादन करते हैं तो योजना कैसे हिंदी सीखने का होगा, तो एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जब छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हो तो सबसे पहला वर्णमाला, उसके बाद शब्द ज्ञान, उसके बाद वाक्य ज्ञान, उसके बाद निबंध ज्ञान, उसके बाद विभिन्न तथ्यों की जानकारी कराते हुए उसको हिंदी ज्ञान के द्वारा उसको पढ़ाना शुरू करते हो। और किसी भी तथ्य की जानकारी उसे हिंदी के द्वारा देना शुरू करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं उसे हिंदी, बच्चों को यस या हाँ, यस सर, यस सर बोलते रहिएगा तो ठीक रहेगा। पढ़ा रहे हैं हिंदी और आज आप अपने ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। मैं आपको आज से वीडियो भेजना शुरू कर दूंगा। जो भी आप वीडियो पहले से बनाए हैं उसको सबको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो हम टोटल वीडियो हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक है ना। अभी तक जो डीएलएड की पढ़ाई हुई है प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष की, हम उसको भेजेंगे, आप सब्सक्राइब सब लोग करेंगे, ठीक है ना। आपके लिए भी अच्छा होगा और उस सभी को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे फायदा यही होगा आपको और हमें भी कि सब्सक्राइब करने में आपका जो पढ़ाने का जो मुख्य बिंदु है वह आप लोगों के साथ कॉलेज का नाम जुड़ जाएगा और जिससे आगे उसको यूट्यूब के माध्यम से उसकी प्रतिष्ठा पद प्राप्त होगी। तो हम आपको यह बता सकते हैं कि जिस विषय वस्तु को हम बच्चों को पढ़ाते हैं
अब पढ़ाने का माध्यम अगर हिंदी होता है तो विषय वस्तु की तो जानकारी होती ही है, उसे उस तथ्य की जानकारी जो होती है उसको किस माध्यम से होती है? एक ही भाषा का माध्यम होता है उसका, हिंदी। और हम उस हिंदी भाषा से उसकी जानकारी को पूर्ण कर देते हैं। आज जब हिंदी भाषा से जानकारी के उसके प्रमुख बिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से जब करते हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि योजना का मतलब यह है कि कैसे पढ़ाया जाए। तो योजना का सीधा मतलब कैसे पढ़ाया जाए, लेकिन मैं यहाँ फिर आपको बता रहा हूँ कि प्रमुख बिंदु यानी टॉपिक को, प्रकरण को कैसे पढ़ाया जाए। कल मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के लिए सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के साथ किस स्किल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उस कौशल के साथ साथ सहायकोपकरणानी और उस बोध प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं कि बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उसकी पूर्ण जानकारी उसे है और कितनी जानकारी है। इसके लिए बोधात्मक प्रश्नों का भी समावेश करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम सामान्यीकरण करते हैं तो बच्चों के द्वारा पूछे गए पाठ का जो उद्देश्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले बोध प्रश्न के सहारे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस तथ्य, उस बिंदु को बच्चे कितनी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और तथ्य के बारे में, प्रकरण के बारे में कितना बता सकते हैं। आज जब वह जान जाता है कि हम इस तथ्य को पढ़ना चाहते हैं, तो सीखने के अर्थ में हम योजना का जो है पाठ विस्तार करते हैं, जिसको हम प्रस्तुतिकरण के रूप में जानते हैं। हम उस पाठ को प्रस्तुत करते हुए पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं और उसकी योजनाबद्ध तरीका है जिस तथ्य और जिस बिंदुओं को आप पढ़ा रहे हो उस तथ्य और उस बिंदुओं को पढ़ाने में एक महत्वपूर्ण प्रभाव उसे रोचकता पूर्वक पढ़ाने में होता है। रोचकता पूर्वक कैसे पढ़ाया जाता है यह तो आप लोग जान ही रहे हो। आप किसी वर्ग कक्ष में जब पढ़ा रहे हो तो इतनी रोचकता भर दो कि बच्चे को नींद अगर आ रही हो तो नींद समाप्त हो जाए। अब उसके लिए तो आप क्या करोगे? नींद की समाप्त करने के लिए क्या करोगे? चिल्लाओगे? नहीं। आप जिस अनुकरणीय भावात्मक प्रतिक्रियाओं को दर्शाने के लिए उपयुक्त रूप से मन मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हो, उस मन मस्तिष्क के द्वारा उन सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कराते हुए बच्चों में एक ऐसी गुणबोधन गुणात्मक प्रतिभाओं का संचार करो कि बच्चे के अंदर एक प्रभावशीलता उत्पन्न हो जाए और बच्चे आनंद मग्न होकर उस बात, उस विकल्प, उस प्रतिक्रियाओं को सीखना प्रारंभ कर दे और प्रतिक्रियाओं की एक एक गतिविधियों पर वे अपना नजर रखे, एक एक बातों पर नजर रखे ताकि कोई तथ्य उसे छूट न जाए। एक हॉल में कोई अगर फिल्म देखने जाता है तो क्या फिल्म देखने जाता है
उसका पूरा का पूरा मन, पूरा का पूरा दिमाग उसी हॉल के सभी प्रसंगों पर होता है। कहाँ छूटता है वहाँ उससे। उसे जब पूछ के देखो तो बताएगा नहीं इसके बाद यह हुआ था, वो उसको ऐसे किया था। तो क्यों पढ़ाई में क्यों नहीं होगा? उसके लिए योजनाबद्ध तरीका होना चाहिए, और योजना ऐसा होना चाहिए कि सटीक होना चाहिए और बालकों को बोझ भी न लगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो जब बालकों को कोई चीज का बोझ नहीं होगा तो वह बालक इतनी आसानी से उसको सीखेंगे और इतनी तत्परता से सीखेंगे कि आप को मैं क्या कहूँ, आप अंदर से अत्यंत उद्विग्न होकर के देखना और समझना शुरू कर देंगे। आपके बच्चे शुरू कर देंगे। आप जब उसको पढ़ाएंगे तो उसमें रोचकता आ जाए। योजना को पढ़ाने में आप लोग पाठ्य योजना बनाए हैं? आप लोग पूरा लेसन प्लान बना चुके हैं? कोई नहीं बनाया है? GLED के बच्चों को लेसन प्लान बनाना है? इसमें से अरे कितना कितना बनाए हो तुम लोग? पूरा नहीं बना है। हमारा B.Ed का बच्चा टोटल 60 का 60 लेसन प्लान बना चुका है। मात्र 20 दिन में वह 60 लेसन प्लान बना चुका था। आपको पता भी होगा, अगर आप लोग कांटी कस्बा में रह रहे होंगे, कांटी कस्बा में अगर पढ़ते रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि प्रत्येक गतिविधि और प्रत्येक प्रक्रियाओं में जो हमारे सानिध्य में बच्चे थे वह सभी कार्य करके उसको पूर्ण रूप से उसका निष्पादन कर चुके थे। जितनी गतिविधियां और जितने कार्य मिले हुए थे उन सभी कार्यों को केवल और केवल मैं 20 दिन में करवाकर उसको निश्चिंत कर दिया कि तुम 20 दिन में इस कार्य को करके इसको पूरा करो। आपको जो काम मिलता है करने के लिए, वह बच्चों को जो काम करने के लिए मिलता है उसको रोचकता पूर्वक उस कार्य को कराने में जब उसके मन को मनोरम करोगे तब आपको समझ में आएगा उसके काम वो हंसते खेलते हुआ काम कर लेगा और उसको बोझ मत बनाया जाए। और जब बोझ बनेगा तो जिस विषय वस्तु का बोझ आप पर बना वह काम खराब हो जाएगा और बोझ को आप सहन नहीं कर पाओगे। तो कभी भी किसी का जो लेसन प्लान नहीं बना है वह थोड़ा भी अंदर से बेचैन नहीं होगा। वह हमसे सहायता ले सकता है। मेरी अगर नंबर आपके पास हो तो आप लेसन प्लान, हमारा नंबर तो आपके पास है ही, सबके पास 91100 आप लिख सकते हो। 91180807119 91-180-719। इसी नंबर पर आप कॉल करके लेसन प्लान के बारे में पूछ सकते हो। मैं आपको फिर बता दूं कि जब योजना बनाओगे किसी भी कार्य को तो यह कार्य इतना आसान हो जाएगा कि उस कार्य को करने में, उस तथ्य को करने में आपको समय भी नहीं लगेगा और हंसते खेलते आपका कार्य हो जाएगा। आप किसी घर को बनते हुए देखा है तो घर में सीढ़ी क्यों बनता है? एक तल से दूसरे तल, दूसरे तल से तीसरे तल, तीसरे तल से चौथे तल जाने के लिए सीढ़ी बनाया जाता है, और नहीं तो लिफ्ट बनाया जाता है। सीढ़ी इसलिए बनाया जाता है कि एक तल से दूसरे तल पर जो पहुंचने का जो मार्ग है वह आसान हो जाए, उससे कठिनाई न हो। तो पाठ्य योजना भी वही सीढ़ी का अंश है कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और उस प्रकरण को, उस विषय वस्तु को जानने और समझने के लिए किस प्रकार से बच्चों में
गुणबोधन की स्थिति उत्पन्न कराना है और बच्चों में वह जिज्ञासा जागृत करना है जिसके फलस्वरूप उन बातों को, उन समावेशों को आसानी से समझकर और उसे लिखित रूप में, उसे मौखिक रूप में, उसे हिंदी में व्याख्या कर सके और शुद्धता पूर्वक जो लिखे उसमें हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार इत्यादि की मात्रा का भी पूर्ण रूप से ध्यान हो तथा जिस शब्द को वह लिखे उसमें संयुक्ताक्षर सहित प्रबंधन की स्थिति उसमें क्या हो तो दीप्यमान हो और पदलालित्य की भी स्थिति उसमें स्पष्ट रूप से नजर आए। पदलालित्य का मतलब यह है कि उसका पद जो हो, उसका जो वाक्य हो, वह मन मस्तिष्क में घर कर जाए कि यह क्या लिखा हुआ है। मैं आपको फिर कहता हूं कि जब बच्चों के संज्ञान में वह तथ्य, वह विषय, वह प्रकरण अगर पूर्ण रूप से आ जाए तो बच्चे उस तथ्य को अपने जीवन भर कभी नहीं भूल पाते हैं। और जीवन भर जो बच्चे जिस तथ्य को नहीं भूल पाएंगे, क्या वह उसके लिए एक वरदान नहीं होगा? मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी समझते होंगे कि जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहा हूं, जिस विषय वस्तु को समझा रहा हूं, अगर ठीक ढंग से आप सुन रहे होंगे तो हमें उम्मीद भी नहीं, विश्वास भी है कि आप उस तथ्य को अपने जीवन के दौर में अगर उसका उपयोग करोगे तो उससे आपको लाभ ही होगा। ऐसी बात हमेशा आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। और किसी भी गुरुजन का जो शब्द होता है, वाक्य होता है, तथ्य होता है, उसे अपने अगर मन मस्तिष्क में हृदयगत उतार लिया जाए तो उसके अंदर आने वाली विभिन्न व्यवधानों को आसानी से दूर किया जा सकता है। और जिस प्रकरण पर अभिभाषण हो रही हो, व्याख्यान हो रही हो, वह प्रकरण अगर ठीक ढंग से समझ लिया जाए तो फिर उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से उस व्याख्यान को योजनाओं द्वारा, योजनाबद्ध तरीके से उसे बता समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। मैं आपको हिंदी सीखने का बात इसलिए बार बार बता रहा हूं कि हिंदी एक बहुत जटिल विषय है, लेकिन आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो इसलिए आप लोग के लिए कोई जटिल नहीं। कोई दूसरी भाषा जो सीखने वाले हैं, अंग्रेजी जानने वाले हैं, उन लोगों को हिंदी सीखने में इतनी कठिनाई होती है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि हिंदी तो इतना टफ चीज है जिसको ठीक ढंग से अगर नहीं पढ़ा जाए तो उसका तथ्य समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम लोग तो जन्म लेते ही हमारे बच्चे, हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं हिंदी में, तो क्या उपलब्धि कम हुई? और पूरे विश्व में इसकी ख्याति, इसकी जो विद्यमान की जो स्थिति है वो पूरे विश्व में है। और हिंदी तो इतनी प्रखर होती जा रही है कि हिंदी एक हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व की भाषा के साथ हिंदी का तालमेल मिल चुका है और मिल रहा है। और पूरे विश्व के गणतंत्र में हिंदी का हिस्सेदारी हो चुका है। तो आज हम लोगों ने हिंदी सीखने का अर्थ और इसके लिए योजना के प्रमुख बिंदु के बारे में
विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। धन्यवाद।